दोस्तों, इराक ईरान पर बुरी तरह भड़क गया है। अरे काहे भड़के हो भैया? ईरान ने तो इराक के अंदर कुर्दिश और आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, मोसाद के खुफिया अड्डे को तबाह किया, लेकिन इराक बुरी तरह से ईरान के ऊपर भड़क चुका है। खबर आपको दे ही चुका हूं कि ईरान ने इराक में कई सारी मिसाइलों से अटैक किया है। अब पूरा लेखा जोखा ईरान की तरफ से बताया गया है कि कितनी मिसाइलें कहां कहां से और किन किन जगहों पर छोड़ी गई हैं। क्या ईरान के इस हमले से इराक की सरकार को भी कुछ नुकसान हुआ है, जो इराक बुरी तरह से भड़क गया है? यहां तक धमकी दे दी है कि हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और ईरान को इंटरनेशनल कोर्ट में, सुरक्षा परिषद में भी घसीटेंगे। ये इराक ने ईरान को धमकी दे दी है। इसके अलावा बड़ी खबर एक और आ रही है कि गाजा से इजराइल ने अपनी सेना को समेटना शुरू कर दिया है। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं, लेकिन पहले आपको ईरान के हमले की पूरी जानकारी दे देते हैं। सुबह जब मैंने आपको खबर दी थी तो पहली जानकारी यह सामने आई थी कि ईरान ने 6 मिसाइलें एक साथ दागी हैं, लेकिन 6 नहीं 24 मिसाइलों से ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इराक के ऊपर किया था। दोस्तों, शुरुआती रिपोर्ट जो आती है उसमें सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो सूत्र वगैरह होते हैं आसपास के, उनके जरिए खबरें आती हैं। लेकिन जब ऑफिशियली हमला करने वाले की तरफ से या जिसके ऊपर हमला हुआ होता है उसकी तरफ से जानकारी दी जाती है, तब सारी बात क्लियर होती है। तो अब अभी कुछ देर पहले आईआरजीसी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। आईआरजीसी के कमांडर हाजी जादे ने पूरी जानकारी दी है कि 24 मिसाइलों से अटैक किया गया इराक और सीरिया पर। जो खैबर शेकम मिसाइल है वो 4 मिसाइलें दक्षिणी खुजेस्तान से लॉन्च की गई। ईरान का जो करमान शाह है, करमान शाह से इरबिल तक 4 मिसाइलें लॉन्च की गईं। ईरान का जो अजरबैजान वाला एरिया है, उस एरिया से इरबिल तक 7 मिसाइलें लॉन्च की गईं। 9 मिसाइलें जो है वो सीरिया के बॉर्डर से जो कुर्दिश इलाके हैं उन इलाकों में लॉन्च की गई। आईआरजीसी के कमांडर हाजी जाते ने बताया कि हमारे खुफिया एजेंसी ने सारी जानकारी निकाल ली थी कि कहां पर कौन सा अड्डा बना हुआ है और किसकी दूरी कितनी है। उसी हिसाब से हमने 24 मिसाइलों को एक साथ अलग अलग जगहों पर लॉन्च किया। सीरिया के अंदर कुर्दिश आतंकी और आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, साथ ही साथ इराक के अंदर जो मोसाद का खुफिया अड्डा बना हुआ था उस अड्डे पर अटैक किया है। एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूं, ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर, अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक नहीं किया। ईरान ने टारगेट करके डायरेक्ट अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल नहीं दागी थी, लेकिन उसकी किरणें वगैरह जो निकलती हैं मिसाइल की, उन किरणों से अमेरिकी सैन्य बेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब इराक ईरान के ऊपर क्यों भड़क गया है? दरअसल इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान ने हमारे उन इलाकों में भी मिसाइल छोड़ी है जहां पर लोग अपने घरों में रहते हैं। मैंने आपको सुबह जो खबर बताई थी कि इजराइल का एक बड़ा बिजनेसमैन मारा गया है। दोस्तों, यह तेल का व्यापारी था। इजराइल के अंदर जो भी तेल जाता था वो इसी के जरिए जाता था। व्यापारी के अलावा, बिजनेसमैन के अलावा ये एक बहुत बड़ा एजेंट भी था मोसाद का। मोसाद के लिए उस एरिया में रहकर बहुत बड़े बड़े मिशन को अंजाम देता था। तो ईरान ने इसके घर को टारगेट करके इसके घर पर मिसाइल मारी है। इसका घर जो है वो इराक के रिहायशी इलाके में था। तो जब इसके घर पर मिसाइल जाकर गिरी तो उससे आसपास के कुछ और घरों को भी नुकसान हुआ है। तो इसीलिए इराक बुरी तरह से भड़क चुका है। इराक ने कहा कि हमारे सिविलियन एरिया में ईरान ने इस तरह से स्ट्राइक की है, पूरी तरह से गैर कानूनी है और हम ईरान को सुरक्षा परिषद में भी घसीटेंगे और पूरी एक कमेटी बनाकर ईरान के इन हमलों की जांच करवाएंगे। तो इराक इसलिए भड़का है कि ईरान ने उनके सिविलियन एरिया में मिसाइल अटैक किया है। दोस्तों, अभी अभी खबर ब्रेक हो रही है कि इराक ने तेहरान से अपने राजदूत को भी बगदाद वापस बुला लिया है। यानी इराक और ईरान के बीच अब तनाव पैदा हो चुका है। ईरान के इस हमले को पूरी तरह से इराक गैर कानूनी बता रहा है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमने अपने दुश्मनों से बदला लिया है और आतंकियों के निशानों पर अटैक किया है। आइए अब आपको गाजा की तरफ लिए चलते हैं। गाजा में इजरायली सेना हवाई हमले अभी भी कर रही है, लेकिन जो उसकी सेना जमीनी स्तर पर हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, उस सेना को इजराइल ने समेटना शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने जानकारी दी है कि इजराइल की जो यूनिट 36 थी उसको अब गाजा से वापस बुलाया जा रहा है। कई सारी यूनिट को पहले ही वापस बुला लिया गया था, अब यूनिट 36 को भी गाजा से वापस बुलाया जा रहा है। अब गाजा के अंदर इजराइल की 98 यूनिट, 99 यूनिट और 162 यूनिट, यही 3 यूनिट बची हैं। बाकी सारी सेना गाजा से वापस आ चुकी है। यह जानकारी मैंने आपको कई हफ्ते पहले दे दी थी कि गाजा से इजराइल अपनी सेना को 2-3 हफ्ते के अंदर समेटने वाला है। बफर जोन बनाकर इजराइल की सेना सिर्फ हवाई हमले करेगी। याद होगा आप लोगों को, बहुत दिन पहले मैं बता चुका हूं।
फिलहाल यूनिट 36 को इजराइल ने गाजा से समेट लिया है। इजराइल का युद्ध कैबिनेट मंत्री जो है गादी इज़िनकोट, इसका बेटा भी इस जंग में मारा गया है। इसने कहा कि हमें खुद से झूठ बोलना बंद करना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए और एक बड़ा समझौता करना चाहिए जिससे बंधकों को घर लाया जा सके। आपका समय समाप्त हो रहा है और हर दिन जो बीतता है वो उनकी जान जोखिम में डालता है। तो ये इजराइल का युद्ध कैबिनेट मंत्री है, ये इस तरह की बात कर रहा है। हिम्मत हार चुका है ये भी और कह रहा है कि अब वक्त खत्म हो चुका है, अब हमें बातचीत के जरिए ही हमास से अपने बंधकों को घर वापस लाना पड़ेगा। यानी इजराइल ने पूरा जोर हमास के ऊपर चला लिया। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक हमास से अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है। तो कह सकते हैं कि 3 महीने के बाद इस युद्ध में हमास की यह बड़ी जीत है। दोस्तों, भले ही गाजा के अंदर 25,000 लोगों की लगभग मौत होने वाली है, लेकिन इजराइल और कुछ हासिल नहीं कर पाया है। आइए थोड़ी सी बात हूतीस की भी कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे पास अपडेट आया है, सिर्फ आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं, पूरी खबर अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। अभी कुछ देर पहले लाल सागर में एक और जहाज पर अटैक हुआ है। पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हो सकता है कि कुछ देर के बाद सारी जानकारी आ जाए। फिलहाल हूतीज लगातार अमेरिका ब्रिटेन की धमकियों के बाद, हमले के बाद भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं। हूतीज को लेकर कतर का भी बयान आया है। आपको कल खबर दे चुका हूं कि कतर ने नेचुरल गैस के शिपमेंट बंद कर दिए हैं। 5 जहाजों को पूरी तरह से लाल सागर से रोक दिया है। कतर को भी डर है कि हमारे जहाजों पर भी यमन हमला कर सकता है, क्योंकि भाई इन्होंने भी अमेरिका को अपना एयरबेस दिया, खुफिया विमान दिए। फिलहाल इनका बयान आया, प्रधानमंत्री है ये कतर के। इन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दुनिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। फिलिस्तीन में स्थिति संवेदनशील है और हमें शुरू से ही उम्मीद थी कि चीजें बढ़ेंगी। लाल सागर की स्थिति सबसे खतरनाक है क्योंकि इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मिलिट्री ऑप्शन लाल सागर में संकट का समाधान नहीं करेगा। यानी कतर ने भी इस बात को मान लिया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जो मिलिट्री एक्शन किया था, यह ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि जिससे लाल सागर का समाधान हो पाए। बातचीत के जरिए ही लाल सागर में समाधान हो सकता है, या फिर गाजा पर इजराइल अपने हमले बंद करे तब लाल सागर का समाधान निकलेगा। तो लंबे लंबे जुब्बे पहनकर काहे इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के तलवे चाट रहे हो? कुछ करो, समाधान निकालो। लेकिन भाई तुम तो खुद कह रहे हो कि जाओ अटैक करो, हमारे खुफिया जहाज ले जाओ, खुफिया विमान ले जाकर यमन के ऊपर हमले करो, जैसे यमन को हमले करके ये लोग दबा लेंगे। भाई यमन के हूतीस की सीधी सच्ची एक बात है कि हम सिर्फ इजराइल के जहाज पर अटैक करेंगे और वो भी तब तक करेंगे जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं कर देता है। इजराइल गाजा पर हमले बंद कर देगा, लाल सागर में शांति छा जाएगी। जो देश इजराइल का साथ देकर हमारे ऊपर हमले करेंगे, फिर हम उनके जहाजों को भी पकड़ेंगे। अगर आप शांति चाहते हैं तो शांति 1 मिनट में हो जाएगी, इजराइल गाजा पर हमले बंद कर दे, बस इतनी सी मांग है। पूरी दुनिया फालतू की बात तो कर रही है, संकट की बात तो कर रही है, लेकिन इजराइल को कोई नहीं समझा रहा है कि आपकी वजह से यह सब हो रहा है। गाजा में आप अपने हमलों को रोक दो, इधर लाल सागर में शांति छा जाएगी। लेकिन सब यमन के पीछे पड़े हैं कि संकट पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से कोई कुछ नहीं कह रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नया खबरें के साथ।